Teachers Association, how would you take decision in this situation? You will try to avoid the issue. You will have faith in unity, so you will accept the membership. You will give priority to social relation, therefore you will accept the offer. You will affiliate yourself from the colleague instead of enmity with the management. Obviously answer will be C, social relation. Okay, answer will be C, that is social relation. As you believe in social relation, that's what we have read in interpersonal and interpersonal relationship. So especially interpersonal relationship, that's why the answer should be C. Okay, why you join teacher or a group of teacher? Okay, because you believe in social relationship. Okay, C will be the correct answer. Okay. Okay, sir. But in the MCQ, it is given the option A, and in one test series, it was also given option A. Okay. So as I told you, कि I will give you the updated test. If you have any doubt, means अगर टेस्ट में कुछ गलती है तो मैं आपको आज शाम तक या फिर आज कितना है 6 तारीख है ना, तो मैं कल शाम तक कोशिश करता हूँ। हाँ, कल शाम तक 7 तारीख शाम तक मैं आपको जितने भी टेस्ट है उसके अपडेट करके दे दूंगा। और जो आप MCQ बुक में अगर डाउट आता है तो वो टाइपिंग टाइप में कुछ अगर डाउट आ गया है तो आप पूछ सकते हो उस टाइप का क्वेश्चन। आंसर होगा उसमें C होगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज में अगर गलत दे दिया गया है तो उसको हम लोग C कर देंगे। ठीक है, और जितने भी टेस्ट हैं अभी तक उन सबका मतलब कुछ टेस्ट तो जो रिसेंटली हुआ उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन मैंने बनाया है, बाकी सबका भी वीडियो एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ, और कुछ जो गलती है उसको टेस्ट में सुधार के आपको एक और बार दे देंगे, ताकि आप फिर से सारे टेस्ट को एक और बार कर दो। एक दिन में 2 टेस्ट आप कर देना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, अच्छे से हो जाएगा। और बार बार जितना हम बार बार रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो जो भी हमारे तरफ से गलतियाँ हुई वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, आज कल शाम तक हम ठीक कर देंगे। तो उसका आंसर होगा C। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आपका दूर होगा एक और बार, इसीलिए हम आपको टेस्ट दे देंगे। ठीक है, अभी आप और क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, हम कुछ जनरल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके Sir, यस sir, Janta. Yes, sir. Sir, what are the objectives of special education? स्पेशल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, हाँ। सो आई विल टेल यू दोज थिंग्स, बिकॉज मैंने इस तरह से कुछ डिफरेंट देखो, एक नॉर्मल हिसाब से बोल सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर क्या ऑब्जेक्टिव है वो मेरे दिमाग में अभी नहीं है, तो उसके ऊपर मुझे उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो मतलब स्पेशल एजुकेशन जो भी आया कॉमिटी वगैरह, एक नॉर्मल चीज़ मैं बता सकता हूँ। जैसे मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड स्कूल और सेग्रीगेटेड स्कूल और स्पेशल स्कूल। स्पेशल एजुकेशन अगर हम उस तरह से हम देखें, ठीक है, इफ यू सी ऑन दैट नोट, देन द ऑब्जेक्टिव्स विल बी गिविंग स्पेशल इम्पोर्टेंस। ओके, देयर आर स्पेशल इम्पोर्टेंस, हाँ ये ओके, देयर आर स्पेशल इम्पोर्टेंस given to those who are from any kind of what you can say abnormality, or they are what, they are not getting privilege, clear? So those type like visual impaired student, उनको special education दिया जाएगा, mentally retarded student उनको special education दिया जाएगा। इस तरह का हो सकता है। और बाकी अगर उसके ऊपर कुछ डिटेल चाहिए तो हम उसके ऊपर आपको बता सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो है मैं इस हिसाब से आपको बता सकता हूँ मतलब ब्रीफली। बाकी उसके ऊपर अगर ज़रूरत है तो हम उसको ऊपर वीडियो बना देंगे कुछ और ऐसे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। बाकी जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में आता है वो सब हमने बता दिया है, फिर और आगे भी डिस्कस करते रहेंगे थ्रू डिफरेंट क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करते रहेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कुछ जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन आप पोस्ट कर रहे हो ग्रुप में, देयर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट एजुकेशन। यस, इसके ऊपर मैं कर रहा था अभी, कुछ कलेक्ट हुआ है। जैसे मैं अभी ये जो कलेक्ट कर रहा था मैक्सिमम चीज़, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ कलेक्ट किया हुआ है। लाइक यू कैन सी हियर, यू कैन सी हमने देखा था आई हैव कलेक्टेड कि हम क्यों जो ये डिफरेंट डेज हम क्यों मनाते हैं, ठीक है, रीजन टू सेलिब्रेट किया, टीचर्स डे किसके लिए मनाते हैं, सब बहुत सारी चीज़ मैंने कलेक्ट किया हुआ है। और मैं आपको एक बार कंपाइल करके सारी चीज़ दे दूँगा। जैसे फुल फॉर्म वगैरह मैंने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म
NVS का फुल फॉर्म क्या है, PCA का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ का फुल फॉर्म मैंने कलेक्ट किया है। जैसे ये इम्पोर्टेंट है आपका जो न्यूपा है, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NVS नवोदय विद्यालय। इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ कलेक्ट किया है, आपको एक सिस्टमेटिकली सब चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सर आपका वीडियो शो नहीं हो रहा है। वीडियो अच्छा अभी शो हो रहा है? यस सर। सर एक और क्वेश्चन है। बोलो। Children learn best when first option they are taught according to syllabus. Second, they know they will be tested. Third, they are prepared to learn. Fourth, they are checked at home. थर्ड ऑप्शन होगा आंसर, दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न, ठीक है। जब वो सीखने के लिए तैयार होंगे तब हम उनको अच्छे तरह से पढ़ा सकते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न, ओके, क्लियर। इसीलिए हमने ये चीज़ पढ़ा था कि चिल्ड्रन का जो बैकग्राउंड जानना होता है, ठीक है, उनका जो सिचुएशन जानना होता है, कंडीशन जानना होता है, क्यों, क्योंकि उनके इंटरेस्ट है कि नहीं वो हम जान पाएंगे इस तरह से। और जो आपका क्वेश्चन है मैं एक बार देख लेता हूँ। एक तो क्वेश्चन है, इन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम टीचर अप्लाइड सम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन एजुकेशन स्पेशली टू यंग चिल्ड्रन फ्रॉम प्री स्कूल टू एडोलसेंस, दे रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल स्पेशली टू यंग चिल्ड्रन प्री स्कूल टू एडोलसेंस, अच्छा उनका गुरुकुल टाइप का तो एजुकेशन था, कन्वेंट स्कूल नहीं था। सेंस एंड परसेप्शन इन टीचिंग एंड लर्निंग, इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, टीचर अप्लाइड सम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन एजुकेशन, दे रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ सेंस एंड परसेप्शन इन टीचिंग, ठीक है, उन्होंने सेंस एंड परसेप्शन को ही नॉर्मल यूज करके पढ़ाते थे। द आंसर विल बी 1, ठीक है, तो फर्स्ट वन विल बी द आंसर कि वो सेंस एंड परसेप्शन को लेके पढ़ाते थे, क्लियर। वो उन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि क्या वो इनोवेट क्या कर सकते हैं, क्या सब इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है, आगे किस तरह से सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है, उतना चीज़ नहीं ध्यान में रखा उन्होंने, बस सेंस एंड परसेप्शन के हिसाब से उनको पढ़ाते थे, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग मशीन, देखो टीचिंग मशीन के ऊपर मैंने आपको जैसे बोला था, जो चीज़ हमने नहीं पढ़ा है उसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। ये टीचिंग मशीन बहुत बार पूछा जा चुका है, मैं अभी तक इसको क्लियर कर देना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सारे चीज़ दे दूँ, तो वो इसीलिए अभी तक नहीं मिला आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, गुड टीचर का क्वालिटी क्या होता है? कंटेंट मास्टरी तो है, पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी भी है, कंटेंट मास्टरी एंड सोशिएबल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट एंड रिएक्टिव, तो सी विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे। कंटेंट मास्टरी भी चाहिए और सोशिएबल भी चाहिए, ठीक है, मतलब सबके साथ अच्छे से मिलना चाहिए। सोशिएबल का मतलब क्या है? सबके साथ अच्छे से मिलना चाहिए टीचर, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो OTBA सिस्टम, इसके बारे में मुझे अभी फिलहाल नहीं पता, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। चलो फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OTBA सिस्टम, ये ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट सिस्टम है ना OTBA, मतलब इसके लिए तो हमने डिस्कस किया था कि कॉम्पेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक ना, इसके ऊपर हमने जो पहले डिस्कस किया था कि ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट सिस्टम में क्या होता है कि उनको मौका मिलता है, ओपन टेस्ट है तो बच्चे उसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर होंगे कि उस तरह से टेस्ट उनका हो रहा है, ठीक है, क्लियर। ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट सिस्टम, इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स सोचेंगे वहाँ पे, ठीक है, दे विल थिंक सम इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो भी उनको उस पर्टिकुलर टेस्ट के रिलेटेड होगा वो ओपन टेस्ट होगा, तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पे दे विल कंपेल टू थिंक, ओके। सो अच्छा, लॉजिक ऑफ इंडक्शन वगैरह जो है, मैं ठीक है, मैं आपका क्योंकि इतने सारे इसके पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डाउट्स आ रहे हैं और वो पर्टिकुलर कुछ ही सेक्शन में है, तो इसीलिए हम आपको आज ही मैं इवनिंग में ट्राई करता हूँ कि जो टीचिंग मशीन, लॉजिक ऑफ इंडक्शन, उसके बाद जो आपका कुछ रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आप एक वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो क्योंकि मैंने उसके रिलेटेड आपको नहीं पढ़ाया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बस बैकग्राउंड आइडिया दे के मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और आगे देखो, हम अभी कुछ आप पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, मैं थोड़ा जैसे आप लोग बोल रहे थे
थोड़ा थोड़ा चीज़ मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम के लिए जो मतलब इस बार का एग्जाम के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए हम डिस्कस करना चाहते हैं अभी इस वीडियो में। कि देखो पहला क्वेश्चन, आप बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ जल्दी जल्दी, फिर आप क्वेश्चन पूछोगे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:57, मतलब 9 बजे है मान लो, आप 9:30 तक थोड़ा रुक जाओ, 9:30 के बाद फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ लोगे, ठीक है। आधा घंटा तक हम थोड़ा डिस्कस कर लेते जो मैंने कलेक्ट किया है, क्योंकि ये जो है आपका 5 मार्क का क्वेश्चन में ये डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। जितने हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया है उसके ऊपर यहाँ पे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएगा। तो मैं आपको 9:30 में आपका फिर से जो कमेंट्स है, जो क्वेश्चन है, मैं आपको स्क्रॉल करके देख लूंगा। अभी तो यहाँ पे फोकस करते हैं। क्लास के बाद इसका पीडीएफ भेज दो ना सर। हाँ डेफिनेटली आई विल अरेंज ऑल दिस इन प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर मैनर में इसको अरेंज करके मैं आपके पास इसका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। इसके लिए वरीड नहीं होना है कि सर क्लास के बाद तुरंत भेजना है, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ प्रॉपर अरेंज करना है, क्योंकि मैंने उसको ऐसे रैंडमली कलेक्ट किया हुआ है, थोड़ा सा इसको अरेंज करके आपको दे देना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016। देखो अभी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये स्टार्ट हुआ था 2015 से, ठीक है। 2015 से स्टार्ट हुआ था और उन्होंने अपना रिपोर्ट, ओके, ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिपोर्ट 2015 में भी आया था, ओके, एंड दे सबमिटेड देयर, सॉरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कमिटी था वो 2015 में बनाया था और उनका ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर हुआ था 2016 में, मई 2016 में। उस टाइम में इसका जो चेयरमैन थे वो कौन थे? अभी जो 2019 में जो ड्राफ्ट सबमिट हुआ उसका चेयरमैन थे कौन थे? हुआ जो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2015 में आया था और उसका ड्राफ्ट उन्होंने 2016 में दिया था पहली बार, लेकिन वो पार्लियामेंट में वो उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट हो नहीं पाया। फिर 2019 में फिर से आया और फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट हुआ। तो पहले बार जब दिए थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड रिपोर्ट, उसका चेयरमैन थे Sorry, can you see now? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. उस टाइम में उस टाइम में उसके चेयरमैन थे श्री TSR सुब्रमण्यम, अभी वो नहीं है, तो लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, इसीलिए उसको सुब्रमण्यम कमिटी रिपोर्ट बोला जाता था, ठीक है। लेकिन ड्राफ्ट 2019 में जो आया उसको कस्तूरी रंगन कमिटी ऑन एजुकेशन या फिर कस्तूरी रंगन रिपोर्ट बोला जाता है। तो 2019 वाला है के कस्तूरी रंगन, 2016 वाला है TSR सुब्रमण्यम, ये याद रखना है। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे ये, ठीक है। कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिट किया था अपना रिपोर्ट मई 2016 में, एंड बेस्ड ऑन दिस मिनिस्ट्री हैज प्रिपेयर्ड सम इनपुट्स फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016। ये आगे जाके एक्ट नहीं बन पाया 2016 में, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NEP 2020, ठीक है, मैंने बहुत सारी जगह पे कलेक्ट किया है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको देना है। इन NEP 2020 द करंट 10+2 system to be replaced by a new curricular structure. What is the new curricular structure? This is a most probable question for this year 2021 के एग्जाम में। ये डेफिनेटली किसी एक पेपर में, आपका बीएड हो, इंटीग्रेटेड हो या एमएड हो, किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 5+3+3+4, जैसे कि हमने अपने स्टडी मटेरियल में भी इसको दिया हुआ है। तो NEP 2020 द करंट सिस्टम विल बी रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू द एज ग्रुप 3 to 8। 5 साल का जो एजुकेशन में, उसमें 3 साल का उनका प्री स्कूल होगा, 2 साल का क्लास 1 and 2, उसके बाद क्लास 3, 4, 5, क्लास 6, 7, 8 और उसके बाद क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये उनका रहेगा। 3 to 8 एज ग्रुप क्लास 5 तक पढ़ेंगे, मतलब उनका 5 साल तक है। 8 to 10, 11 एज ग्रुप उनका 3 साल का है, 11 to 14 और नेक्स्ट 3 ईयर और 14 to 18 हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है, ठीक है, क्लियर। ये प्री स्कूल और उसके बाद प्री स्कूल एंड प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये अपर प्राइमरी, उसके बाद उनका जो हायर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये सबको स्कूल के अंदर कर दिया गया है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने अपने स्टडी मटेरियल में दिया है। इसको एक टेस्ट सीरीज में दे देंगे, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे
कि सर प्रोवाइड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्टिकुलर टॉपिक, तो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर टेस्ट सीरीज देने से थोड़ा मतलब देखो चीज ये है कि आप अगर कंप्लीट करके करोगे, जैसे मैं तो टेस्ट सीरीज इस तरह से देता था, जितना पढ़ाया था उसके ऊपर आपको टेस्ट देता था स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा उसको कंपाइल करने का कोशिश किया जा रहा है, तो ऐसे इसका पर्टिकुलर कोई टेस्ट आपको दे देंगे, ठीक है। और पहले जो टेस्ट आपको मिलते थे वो पूरा सब कुछ मिला के मिलते थे, लेकिन जब से हमने फिर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, आपके नीड के अकॉर्डिंग हमने टेस्ट को उसी बेसिस में किया जिस बेसिस से हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए पहले वाले थोड़ा टेस्ट में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो कॉम्बाइन ऑफ ऑल टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक अलग टेस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे आपको इसके रिलेटेड। According to the National Education Policy 2020, teachers will be able to teach lessons in mother tongue or regional language up to which grade? Up to grade 5? ये सो हमने डिस्कस किया था, ये भी हमने डिस्कस किया था जो अपने स्टडी मटेरियल के अंदर था, ठीक है। तो टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। 5 क्लास तक कोई इम्पोजिशन नहीं होगा। उसके बाद जो अभी जो बीएड है 2 ईयर बीएड, इसको हटा के सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड किया जाएगा, ठीक है। तो कब तक ये होगा? 2030 तक होगा, ये नोट डाउन करो, ये एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें से आपका 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आज जितने डिस्कस करेंगे उससे 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट फिर मतलब जो पीडीएफ में यहाँ पे आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मतलब रिक्वायरमेंट है कि सर इसके ऊपर कुछ सबका है कि इसके ऊपर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए, तो मैं इसको कलेक्ट करके मैं आपको दूंगा। तो इस जो पीडीएफ हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और जो हमने 6 टॉपिक 6 पार्ट में जो वीडियो डिस्कस किया, उसी में से आई होप कि सारे 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। एनफ चीज हमने डिस्कस किया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू मिल जाएगा शॉर्ट फॉर्मेट के थ्रू। तो 2030 एक जगह पे लिख लो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड विल बी कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड ऑन 2030, ठीक है। तो बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स विल बी 4 ईयर। 2 साल का बीएड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा 2030 में, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Who among the following was the chairman of newly constituted draft new education policy? जैसे मैंने बोला था पहले थे TSR सुब्रमण्यम, लेकिन जब फिर से न्यू कॉन्स्टिट्यूट हुआ ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये 2017 में फिर से कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 16 के बाद 17 में फिर से कॉन्स्टिट्यूट हुआ। उस टाइम में चेयरमैन हो गए के कस्तूरी रंगन, जिन्होंने अपना रिपोर्ट 2 साल बाद आई मीन 2019 को उन्होंने अपना सबमिट किया था। उस टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री, अभी उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। नोट डाउन करते रहना इस सब चीजों को। तो 31 मई 2019 को उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था और उसको लेके अब ये एक्ट में कन्वर्ट हुआ एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए जो ड्राफ्ट आया था उसके चेयरमैन कौन थे? आंसर इज के कस्तूरी रंगन, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the national education policy, by how much percentage of gross enrollment in higher education to be raised? कितना बढ़ाया जाएगा ग्रॉस एनरोलमेंट? 50% तक बढ़ाया जाएगा हायर एजुकेशन में, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में कितना किया जाएगा? कौन बता सकता है प्राइमरी में कितना किया जाएगा? प्राइमरी में जीईआर कितना किया जाएगा? व्हाट इज द टारगेट फॉर जीईआर? 100%. 100%, वेरी गुड, 100%। बट फॉर दिस हायर एजुकेशन इट इज 50%, ठीक है। कितना है, कितना किया जाएगा, ये मैं आपको स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, एक बार देख लेना, ठीक है, क्लियर। मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, थोड़ा रट्टा मारने वाला चीज मेरे दिमाग में नहीं रहता है, ठीक है, इसीलिए आप उसको देख लेना। तो नेक्स्ट है ये कि डैश विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फोस्टरिंग ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन एज पर एनईपी 2020। तो क्या होगा एपेक्स बॉडी? ये मैं बिना ऑप्शन दिखाए मैं आपको एनआरएफ, वो तो एनआरएफ तो हो गया आपका रिसर्च, ये है, ठीक है। और देखो बाकी ऑप्शन देखने से पहले आप बताओ यहाँ पे कि क्या होगा आंसर, आप लोग बताओ व्हाट इज द आंसर? एपेक्स बॉडी फॉर फोस्टरिंग स्ट्रॉन्ग रिसर्च, हाँ एनएचईआर नहीं, मतलब ऐसा किसी ने बोला एनआरएफ तो मैं बोल दिया कि एनआरएफ मतलब ऐसा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, ठीक है। एनआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और ये क्या रिसर्च कल्चर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। एनएचईआरए जो है वो हायर एजुकेशन के लिए है, और रिसर्च बोल रहे तो
आपका डेफिनेटली क्या होगा, कौन सा चला है ये, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, NRF ही होगा क्योंकि ये रिसर्च के बारे में बोल रहा है। तो आप इसको किस तरह से याद रख सकते हो, हाउ कैन यू रिमेंबर दिस। अगर हायर एजुकेशन के लिए बोलता है तो वो NHERA होगा, ये रिसर्च के लिए बोल रहा है तो NRF होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, मतलब ये इसका आने का चांस आपका थोड़ा कम होता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस का आने का बहुत कम चांस होता है, लेकिन कुछ कुछ हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये आपको PDF में मिल जाएगा तो थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी तक जितने हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है उसमें बिफोर इंडिपेंडेंस से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बस वो वार्धा एजुकेशन जो महात्मा गांधी जी ने बोला था उसके रिलेटेड आया था, लेकिन हम उसको इंडिपेंडेंस के बाद मान सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इतने ज्यादा पुराना नहीं आता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। Who among the following set the Kolkata Kolkata Madrasa in 1781। तो वारेन हेस्टिंग ने उस टाइम में सेटअप किया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे उस टाइम में, ठीक है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप खुद से पढ़ सकते हो क्योंकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि और बहुत सारी चीज हमको डिस्कस करने हैं। Who among the following was the founder of संस्कृत कॉलेज at बनारस। तो संस्कृत कॉलेज का फाउंडर है जोनाथन डनकन 1791। उसके बाद which of the college in India was set up by Lord Wellesley। लॉर्ड वेलेस्ली ने सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? कोलकाता। वेरी गुड वेरी गुड। सो उस टाइम में कोलकाता वाज द कैपिटल, नेशनल कैपिटल, ठीक है, क्लियर। सर इससे पहले वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। इससे पहला वाला क्वेश्चन है कि जो जोनाथन डनकन 1791 में उन्होंने संस्कृत कॉलेज का ओपन किया था बनारस में। बनारस जैसे एक मतलब जैसे PHU है ना वहाँ पे, उस तरह से एक संस्कृत कॉलेज था बनारस में, ठीक है, क्लियर। अंडरस्टैंडिंग लॉज लिटरेचर एंड रिलीजन इन हिंदू, क्लियर, ओके। BHU और संस्कृत कॉलेज, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, which of the following college of England was established to impart training to civil servant। तो ये क्या था? ईस्ट इंडिया कॉलेज, ठीक है, ईस्ट इंडिया कॉलेज, ठीक है। ये उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन एग्जाम में अभी तक आया नहीं इस तरह से क्वेश्चन, फिर भी देख लो एक बार। Which of the following British Act provided for an annual expenditure for the revival and promotion of literature and the encouragement of then learned native of India and for the introduction and promotion of knowledge of the science among the inhabitants of the British territory, ठीक है। पहली बार एक्सपेंडिचर के रिलेटेड कौन से एक्ट में आया था? रिवाइवल एंड प्रमोशन ऑफ लिटरेचर के लिए तो कोई भी है, एनुअल फंडिंग आया था चार्टर एक्ट में, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 को आया था, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 को पहली बार आया था, ठीक है। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एजुकेशन को मतलब मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो क्या होगा आंसर देखना हम। It is considered as Magna Carta of English education in India. It declared that the aim of government's education policy was teaching of Western education. उस टाइम में वो वेस्टर्न एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट करते थे। तो which of the following is correct for Charles Wood's dispatch on education 1854। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच के साथ क्या रिलेटेड है? दोनों रिलेटेड है। वुड डिस्पैच को याद रखो, ये क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुड्स डिस्पैच इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वुड डिस्पैच इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सो ये आप याद रख सकते हो, इसका PDF मिल जाएगा, थोड़ा मैं शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, थोड़ा कुछ अरेंज करने के बाद, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन कमिटी, which of the following प्लान और स्कीम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एसोसिएटेड विद जाकिर हुसैन कमिटी। तो ये है वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जाकिर हुसैन कमिटी, ठीक है। जाकिर हुसैन कमिटी वर्कआउट ऑफ डिटेल ऑफ वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, प्रिपेयर डिटेल सिलेबस फॉर नंबर ऑफ क्राफ्ट मेड सजेशन। जो गांधी जी ने सजेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग जाकिर हुसैन कमिटी ने सब कुछ इंप्लीमेंट किया था, ठीक है, क्लियर।
जो एक सजेशन दिया था यहाँ पे, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं, सजेशन दिया था, सजेशन कंसर्निंग ट्रेनिंग ऑफ टीचर, सुपरविजन, एग्जामिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट और प्लान और स्कीम कमीशन ऑफ ब्रिटिश एनविजेस द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द एज ग्रुप 6 to 14, ठीक है। ये उस टाइम में ब्रिटिशर ने जब लाया था तो सर्जिन प्लान के अकॉर्डिंग था, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तो आप लिख लोगे ब्रिटिश के टाइम में सर्जिन प्लान ऑफ एजुकेशन, लेकिन टेल मी व्हाट व्हिच एक्ट इज देयर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। इंडिया में अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग व्हिच एक्ट इज देयर फॉर, व्हिच आर्टिकल इज देयर फॉर free and compulsory education for children between age group 6 to 14? Right to education. Right to education. Right to education. Okay. Fundamental. अगर हम Article 21 है. हाँ, yes, very good. अगर हम फंडामेंटल राइट का बात करें तो फंडामेंटल राइट विल बी 20 आर्टिकल 21A। यहाँ पे इसका फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21A हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 21A विल बी द फंडामेंटल राइट, ठीक है। बाकी सब डीपीएसपी वगैरह मैंने आपको बताया था, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, और भी मैंने बहुत सारे एक्ट्स का भी एक कंपाइलेशन किया हुआ है, इस पीडीएफ में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं शाम तक उसको भी इस पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, जो एक्ट वगैरह है। क्लियर? तो हाँ, क्योंकि मेरा जो इस पर्टिकुलर एम है कि 5 में से 5 क्वेश्चन इतने जितने चीज हम डिस्कस किए उसमें आना चाहिए, 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन हमारे सारे चीज के अंदर से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज है कि ये आगे भी आपको काम में आना चाहिए, मतलब आप जब ये सब हम जो सीटेट देते हैं ना, आरआई के बाद सीटेट देते हैं, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। और सीयू सीटी भी मान लो कोई प्रिपेयर बहुत सब लोग कर रहे होंगे, आरआई के साथ सीयू सीटी सब लोग कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और एज वेल एज टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट में ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमने देखा ना, हाँ ये अलग है। ब्रिटिश रिकमेंडेड 12-year स्कूल 10+2 वाला, जब जैसे अभी 10+2 का सिस्टम है, 10+2 सिस्टम कौन किस कमेटी के अनुसार है बोलो तो, इंडिया में अभी 10+2 कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन, वेरी गुड। एंड उसके अकॉर्डिंग कौन सा एनईपी बना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? सर 1960। वेरी गुड, वेरी गुड। कोठारी कमीशन का टाइम पीरियड 1964। 64 to 66, कंफ्यूज नहीं होना, 64 to 66 इज द टाइम पीरियड ऑफ कोठारी कमीशन। जैसे हमने देखा वो वाला कमीशन 2017 से 2019, ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना था 2017 से 2019, 2 साल लगा था। इस तरह से कोठारी कमीशन भी 64 to 66, ओके। सो अभी कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग 10+2 सिस्टम है। बिफोर इंडिपेंडेंस ये सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन के अकॉर्डिंग था 1917 to 1919, ठीक है। ये भी देख लेना के बाद मैट्रिकुलेशन के बाद 2 साल बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, 10+2 सिस्टम। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्कीम और कमीशन ब्रिटिश इंक्रीज यूनिवर्सिटी कंट्रोल, increased university control over private college by laying down stringent conditions of affiliation and periodical inspection by syndicate। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो भी मतलब कुछ कंट्रोल बढ़ाया गया था ओवर प्राइवेट कॉलेज, ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, नेशनल लॉ डे 26 नवंबर, नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई अभी भी रिसेंटली आया था, नेशनल रीडिंग डे 19 जून, नेशनल एजुकेशन डे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 11 नवंबर, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, नेशनल आपका मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी के बाद नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, नेशनल एजुकेशन इंडियन एजुकेशन डे 11 नवंबर, नेशनल एजुकेशन सेम है, नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर, नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे 2 दिसंबर, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च, इंडियन एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर एंड नेशनल वाटर्स डे 14 अप्रैल। उसके बाद अगर वर्ल्ड का बात करें, वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, वर्ल्ड इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, वर्ल्ड साइट डे 14 अक्टूबर, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर, वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे 3 मार्च, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड नो टोबैको डे 3 मई, हेल्थ डे 7 अप्रैल,
डायबिटीज डे 14 नवंबर, टीबी डे 24 मार्च, ब्लड डोनर डे 14 जून, मलेरिया डे 25 अप्रैल, कैंसर डे 4 फरवरी, रेडियो डे 13 फरवरी, वेटलैंड्स डे 2 फरवरी, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई, अर्थ डे 22 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट है, ओजोन डे 16 सितंबर, फूड डे 16 अक्टूबर, लिटरेसी डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं लाइक 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यूनेस्को, 21 मार्च वर्ल्ड पोएट्री डे यूनेस्को का ही है ये वर्ल्ड पोएट्री डे, 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यूनेस्को, 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, देखो जैसे हमारा यहाँ पे 5 सितंबर में होता है उस तरह से वहाँ वर्ल्ड में पूरा 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। 17 सितंबर वर्ल्ड फिलोसफी डे। उसके बाद इंटरनेशनल ईयर का बात करेंगे तो 2009 इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल ईयर फॉर ह्यूमन राइट लर्निंग, 2005 is considered international year for sports and physical education, 1990 is international literacy year, 1970 is international education year, 2003 से 2012 को डिकेड बोला जाता है। एक डिकेड मतलब 10 साल होता है, 2003 से 2012 10 साल ही हुआ, तो यूनाइटेड नेशन लिटरेसी डिकेड एजुकेशन फॉर ऑल। ओके, दिस इज द ईयर डिकेड एंड इस ऑब्जर्वेंस इसके लिए होता है। और 1995 से 2004 के अंदर जो होता है वो डिकेड फॉर ह्यूमन राइट एजुकेशन होता है। ठीक है, क्लियर। सो दीज आर वेरियस जितने भी है ईयर वगैरह और डे वगैरह उसको मैंने कलेक्ट किया है, और भी कुछ अगर होता है कलेक्शन तो इसी पीडीएफ में इंक्लूड करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आप जानते हो, इसमें एक चीज है आर्टिकल 12, ये तो नहीं है। आर्टिकल 12 का मतलब क्या होता है, स्टेट। आर्टिकल 12 जो होता है स्टेट के रिलेटेड होता है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन बस इतना क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इतना मैं आपको बोलूंगा कि आर्टिकल 12 जो है स्टेट, द एक्सप्रेशन स्टेट विच अकर इन दिस आर्टिकल, स्टेट के रिलेटेड और स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में बोला गया है। यहाँ पे बोलता है आर्टिकल 12 कि द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेशन ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल द लोकल एंड अदर अथॉरिटी, मतलब सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी, ब्लॉक लेवल अथॉरिटी, पंचायत लेवल अथॉरिटी, all the authority within the territory of India or under the control of government of India, it is clearly directed in article 45। इन सब के लिए आर्टिकल 45 डायरेक्टेड किया गया है। स्टेट के अंदर ये सब आता है तो इनके लिए आर्टिकल 45 है जो कि है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट का मतलब यहाँ पे इंडिया को एक स्टेट माना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर कंट्री को स्टेट माना जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि दैट द प्रोविजन फॉर यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि 21A में, आर्टिकल 21A में जो बच्चों को फंडामेंटल राइट मिला है उसका इंप्लीमेंटेशन होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45। इट बिकम्स द जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट। खाली सेंटर नहीं करेगा, स्टेट भी करेगा। व्हाई सेंटर एंड स्टेट? बिकॉज एजुकेशन कम्स अंडर व्हिच लिस्ट? हु कैन से? एजुकेशन कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। वेरी गुड, जहां पे दोनों सेंटर एंड स्टेट दोनों का पावर रहता है। ठीक है, क्लियर। ओके, तो एज ग्रुप कितना है? एज ग्रुप यहाँ पे अप टू 14, मतलब जो देखो पहले 6 to 14 था फंडामेंटल राइट, लेकिन उसके पहले 0 to 6 को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? 0 to 6 का एजुकेशन प्रोवाइड करने को क्या बोला जाता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वेरी गुड, व्हिच आर्टिकल? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 अमेंडेड। हाँ, और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स में कितना आर्टिकल होता है? कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 51। वेरी गुड, आर्टिकल 51। फंडामेंटल ड्यूटी सब कुछ एक ही आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 51। उसमें ABCD, ए आर्टिकल 51A है, आर्टिकल 51A, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, A B स्मॉल B ऐसे करके 11 क्लॉजेस हैं। उसमें से एक आता है आपका पेरेंट्स का ड्यूटी कि वो अपने बच्चे को 0 से लेके 14 तक एजुकेशन प्रोवाइड करें। एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी एक चीज है, आर्टिकल 30। ये मैं एक जो ये तो मैंने बहुत लेंदी करके कलेक्ट किया हुआ है डिफरेंट एक पर्टिकुलर वेबसाइट से, डिफरेंट वेबसाइट से। इसको शॉर्ट फॉर्मेट में आपको डायरेक्टली वन लाइनर करके आर्टिकल 30 फॉर माइनॉरिटी ऐसे करके मैं एक बार आपको दे दूंगा। ठीक है, वो भी कलेक्शन हुआ है लेकिन इसमें नहीं ऐड हुआ।
तो आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू सर्टेन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये राइट टू माइनॉरिटी, कोई भी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है। ठीक है, उनके पास राइट है, वो कोई भी कर सकता है, जो भी चाहो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर सकता है। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट यहाँ पे उनको मिला है। सो आर्टिकल 30 इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, माइनॉरिटी कर सकते हैं। तो माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटी हो, भले रिलीजन हो या लैंग्वेज का माइनॉरिटी हो, लाइक मुस्लिम एक रिलीजन वाला माइनॉरिटी है, लैंग्वेज का भी कोई माइनॉरिटी हो सकता है जो कम लोग बोलते हैं, वो अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन और उसको एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो उनके ऊपर कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 30 बोलता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 29 क्लॉज 1 भी एक है, ब्रैकेट के अंदर होता है क्लॉज। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 इट स्टेट्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। ओके, क्या बोलता है, वो अपना लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अपना लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं, आर्टिकल 21 का क्लॉज 1। ठीक है, क्लियर। एंड आर्टिकल 350B क्या बोलता है, आर्टिकल 350B प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। आर्टिकल 29 इज रिलेटेड टू लैंग्वेज सेफगार्ड, मींस आप अपने लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हो। आर्टिकल 350B इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे इनटू ऑल मैटर रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल है फॉर द वीकर सेक्शन, यहाँ पे आर्टिकल 15 है, 17 है, 46 है। 15 मींस किसी नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लॉज 2, और देखो 15 में क्या होता है, बेसिकली ये होता है आपका कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, नो मींस इक्वालिटी, 15 जो है इक्वालिटी के ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर। सो आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी जो है उसके रिलेटेड होता है, कोई अनटचेबिलिटी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, कोई भी अनटचेबल नहीं है, सब लोग सेम है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये safeguard the educational interest of the weaker section of Indian community, that is socially and educationally backward classes of Indian of citizen and scheduled caste and scheduled tribe, उनके बारे में यहाँ पे बोला गया। 46 भी जो है वो ये मतलब जो डिफरेंट कास्ट के लिए वो है। ठीक है, मतलब उनको सेफगार्ड मिलेगा। ये तीनों मिला के सेम चीज बोलता है। तो आर्टिकल 29, nothing in this article or in clause 2 of 29 shall prevent the state from making special provision for the advancement of any socially and educational backward class। मतलब आर्टिकल 29 क्या बोलता है, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कि कोई भी अपना जो है स्पेशल प्रोविजन अपने पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, सेक्शन के लिए बना सकता है, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी। ठीक है, कोई भी सेक्शन अपने लिए बना सकता है, स्पेशल जो प्रोविजन वो कर सकते हैं। मतलब और उनके लिए ये राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है कि उनके लिए स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमको हमारा फंडामेंटल राइट के हमको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है ना, रिजर्वेशन जो होता रहता है ना, रिजर्वेशन सिस्टम, इसके बारे में ये बोल रहा है। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट को यहाँ पे उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा। और स्टेट प्रिवेंट नहीं कर सकता, रिजर्वेशन में स्टेट प्रिवेंट नहीं कर सकता। ठीक है, रिजर्वेशन बोला गया है तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। अंडर 46, अंडर आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, हु कैन से, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, हु कैन से, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। और देखो कोई बता सकता है क्या फेडरल गवर्नमेंट का क्या मीनिंग होता है, फेडरलिज्म का क्या मीनिंग होता है। आप अगर 12th में या फिर 10th में भी सिविक्स वगैरह पढ़े होगे तो फेडरलिज्म आपको पता होगा। ठीक है, तो फिर भी अगर भूल गए तो गवर्नमेंट सिस्टम को अलग-अलग लेवल पर डिवाइड करना, या अलग-अलग लेवल पे तो डिवाइड किया जाता है, बट फेडरल गवर्नमेंट मींस जहां पे सेंटर एंड सेंटर इज मोर पावरफुल। ठीक है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर के ऊपर पावर नहीं है, दोनों के अंदर पावर शेयरिंग है। आपने क्लास 10 में पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा होगा सिविक्स में, वहां पे क्या था, सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट को भी कुछ पावर दिया गया है। फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंटर प्लस स्टेट दोनों के पास पावर है, और सेंटर प्लस स्टेट बोथ, फेडरल गवर्नमेंट मींस सेंटर प्लस स्टेट बोथ रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। खाली सेंटर का रिस्पांसिबिलिटी नहीं है या फिर खाली स्टेट का नहीं है, दोनों का रिस्पांसिबिलिटी है। तो ये रिजर्वेशन का टाइप का चीज बोलता है 46।
ठीक है, क्लियर। जो शेड्यूल ट्राइब का यहाँ पे और एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट जो है उनके लिए डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है स्टेट, तो ये भी डीपीएसपी है, ठीक है। ये क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके, क्लियर। उसके बाद सेकुलर एजुकेशन, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इंडिया सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलरिज्म के रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल है, आर्टिकल 25 क्लॉज 1, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल द सिटीजन the right to have freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate religion, ठीक है, क्लियर, ओके। उसके बाद ये समझ गया ना कि वो अपना लैंग्वेज, मैं चाहूं तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकता हूं अगर मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चाहूं तो मुस्लिम को प्रमोट कर सकता हूं, मैं चाहूं हिंदू को प्रमोट कर सकता हूं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन, कोई भी रिलीजन को मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, हिंदू से मुस्लिम बन सकता हूं, मुस्लिम से क्रिश्चियन बन सकता हूं, ठीक है। आर्टिकल 28 क्लॉज 1, no religious instruction shall be provided in any educational institution if fully maintained out of state fund, यहाँ पे कोई religious instruction नहीं रहेगा कि आप ये करना है वो करना है, इस तरह से कोई religious instruction नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, उनको फंडामेंटल राइट मिला है इसके लिए, ठीक है। 28 क्लॉज 1 में उनको फंडामेंटल राइट मिला है, वो अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। आर्टिकल 28 क्लॉज 2, नथिंग इन क्लॉज 1 shall apply to an education institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which acquires religious instruction shall be imparted to such institution, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये 28 बस ये समझ लो, 28 बस इतना समझना है कि वो अपने हिसाब से एजुकेशन का प्रमोशन वगैरह डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं। नो पर्सन, आर्टिकल 28 का क्लॉज 3 बोलता है, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द state fund shall required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend religious worship that may be conducted in such institution। मतलब जबरदस्ती यहाँ पे नहीं होगा, कोई पर्सन जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं होगा कि आपको ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मानना है, ठीक है, क्लियर, ओके। अगर कंसेंट है तो कर सकते हैं, अगर माइनॉरिटी है, कोई बच्चा माइनर है तो पेरेंट का कंसेंट है तो वो कर सकता है, और कोई चाहे तो उसको जो चाहे वो कर सकता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, अगर वो माइनर नहीं है, ठीक है, अपने हिसाब से उसको राइट है वो कर सकता है, और माइनर है तो माता पिता का कंसेंट चाहिए होगा। कुछ केस में ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, छोड़ो, ठीक है, बस इतना देखो। आर्टिकल 30 स्टेट्स क्या बोलता है, आर्टिकल 30 स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी काइंड ऑफ देम। तो स्टेट किसी को भी ग्रांटिंग एड नहीं देता है, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू को खाली ग्रांटिंग एड देगा, इसको नहीं देगा, उसको नहीं देगा, ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा ग्रांटिंग एड, ठीक है, क्लियर, ओके, सबको मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा ग्रांटिंग एड देने में, क्लियर। और एक चीज मैं यहाँ पे बोल रहा था, मुस्लिम के केस में क्या होता है ना, कभी कभी यहाँ पे जो बोलने वाला था मैं छोड़ दिया था, मैं बोल देता हूँ कि मुस्लिम के केस में वुमेन को भी माइनर की तरह ट्रीट किया जाता है कुछ चीजों में, ठीक है, लाइक जो कुछ होता है, मतलब पर्टिकुलर मैं टर्म भूल गया हूँ, कहीं पे जाना होता है, जैसे तीर्थ यात्रा का टाइप का कुछ चीज होता है, वो लोग जाते हैं कहीं पे, ठीक है, तो वहां पे उनको वुमेन को भी माइनर की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको अपना हस्बैंड या फिर उनका जो है फादर का परमिशन लेके जाना पड़ता है, तो ये एक चीज है जिसके ऊपर बहुत सारा ये वगैरह चलता रहता है। तो उसके बाद 29 क्लॉज 1, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, किसी को भी डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन, कोई भी चाहे तो एडमिशन ले सकता है, अगर वहाँ पे कोई कॉलेज या स्कूल है जहाँ पे स्टेट से फंडिंग मिल रहा है, मतलब कंट्री से या फिर अपना किसी पर्टिकुलर स्टेट से फंडिंग मिल रहा है, तो उसको किसी भी ग्राउंड में डिनाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई भी SC ST कोई भी हो, किसी भी कॉलेज में कहीं पे भी एडमिशन करने के लिए जाता है तो उसको डिनाई नहीं किया जाएगा। उसके फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो अडॉप्टेड फोरफोल्ड आइडियल ऑफ जस्टिस, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 4 आइडियल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और इंडिया का। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या आइडियल्स है, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन देगा, मान लो कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, या फिर इसके साथ कुछ और दे देगा, इस तरह से उसमें से कुछ चूज करने के लिए बोलेगा। तो याद रखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 4 आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्लियर, लिख लो ये, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ओके। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सब लोग सेम है, दैट इज इक्वालिटी, ओके, एंड लिबर्टी किसके लिए है, लिबर्टी एंड थॉट एंड एक्सप्रेशन है,
तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए सब लोग के जो है दिमाग में प्रियम्बल रहना चाहिए। जो प्रियम्बल होता है ना, इंडियन प्रियम्बल, ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। प्रियम्बल जो होता है, ठीक है, प्रियम्बल एक बार आप सब याद कर लेना। प्रियम्बल में जो सब चीज है वो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आरआई के एंट्रेंस में नहीं पूछता है तो आरआई के बाद टीचर बनने के लिए जब आप जाओगे तो वहां पे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर। वहां पे डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पूछा गया है, मैं याद अभी भी याद है कि जब हमारा वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होता है तो मुझे 2-3 बार पूछा गया है, क्योंकि मुझे इंटरव्यू देना बहुत पसंद आता है, तो बहुत बार पूछा गया प्रियम्बल क्या है। और मैं अगर उसको रटा नहीं हूँ तो कभी कभी पहली बार तो भूल गया था, बता नहीं पाया था कि प्रियम्बल क्या होता है। तो प्रियम्बल याद करने से बस उतना नहीं कि वहां पे बता पाओगे, ठीक है। प्रियम्बल अगर आपके माइंड में है तो उस इंडिया कैसा है, कब अडॉप्ट किया, इसका आइडियल्स क्या है, इंडिया का नेचर क्या है, जस्टिस सिस्टम क्या है, सब बस प्रियम्बल के अंदर सब कुछ है, ठीक है। Preamble is the mirror of Indian Constitution. यस, वेरी गुड, यस। तो प्रियम्बल को जान लिया तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिए, ठीक है। कोठारी कमीशन का टाइम पीरियड देख लो 64 to 66, ठीक है। ये रिकमेंडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड अंडरटेक द रिस्पांसिबिलिटी इन एजुकेशन फॉर द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द रिडक्शन ऑफ इंटरस्टेट डिफरेंस एंड एडवांसमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कोठारी कमीशन ने भी बोला है कि वीकर सेक्शन को यहाँ पे आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मदर टंग के बारे में भी कोठारी कमीशन ने बोला था, मदर टंग को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। मदर टंग हैव रिसीव्ड स्पेशल एम्फेसिस एज मदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट हैज बीन लेड डाउन दैट द स्टडी ऑफ वंस ओन लैंग्वेज इज ए फंडामेंटल राइट। और अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी बोला गया है कि ग्रेड 5 तक बच्चों को कोई भी पर्टिकुलर जो है लैंग्वेज के लिए ये नहीं किया जाएगा, फोर्स और इंपोज नहीं किया जाएगा, वो अपने मदर टंग में पढ़ सकते हैं। और उसी अनुसार आर्टिकल 26 क्लॉज 1 बोलता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट दे आर ऑफ having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। मतलब कहीं पे भी जाओगे तो आप अपना लैंग्वेज अपने साथ लेके जा सकते हो और उसको आप उस लैंग्वेज में बात कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए। आर्टिकल 350 ए क्या बोलता है कि एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग में इंस्ट्रक्शन के लिए प्राइमरी स्टेज में वो फैसिलिटी सब कुछ देंगे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53, ठीक है। ये इसने क्या रिकमेंड किया है, इसने भी मदर टंग के रिलेटेड रिकमेंड किया है। और कोठारी कमीशन ने भी मदर टंग के रिलेटेड रिकमेंड किया था। इसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था कोठारी कमीशन ने, ये भी एक बार देख लेना, जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हिंदी को प्रमोट किस आर्टिकल में किया जाता है, 351 में हिंदी को प्रमोट किया जाने के लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल है। एंड हिंदी एक्सेप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड as laid down by the constitution with following words। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह एक्सेप्ट भी किया गया है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द, देखो बहुत लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, ओके, हिंदी को बहुत लोग क्या मानते हैं, राष्ट्रभाषा मानते हैं। तो ये जो है राष्ट्रभाषा नहीं, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, क्लियर। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज to develop it so that it may serve as a medium of expression of all the elements of the composite culture of India, ठीक है। तो हिंदी को बहुत जगह पे लिंक लैंग्वेज की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। एक बार इसको भी देख लेना। हायर एजुकेशन और रिसर्च के रिलेटेड क्या है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू एनेक्ट लेजिस्लेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड यूनियन एजेंसी मेंशन इन डिफरेंट एंट्रीज। ये तो एंट्री वगैरह कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बस आप देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंट्री जो लिखा है 1966 वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वुमेन एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन 15 देखो, कॉन्स्टिट्यूशन 50 में आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर मतलब सेक्स को, मतलब मेल को खाली दिया जाएगा ऐसा कोई नहीं है। सेक्स, कास्ट, क्रीड सबको, कोई भी से मतलब होता है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वल एजुकेशन मिलेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन। तो कोई प्रिवेंट नहीं करेगा, स्पेशल प्रोविजन और वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बना सकते हैं, जरूरत पड़ने पर वुमेन को स्पेशल रिजर्वेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई हमको कुछ नहीं कर सकता इसमें। यूनियन टेरिटरी के लिए क्या है आपका आर्टिकल यहाँ पे, एजुकेशन इन द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स save as otherwise provided by parliament by law
एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। यूनियन टेरिटरी को कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं, ये पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो अपने अनुसार जो सही लगेगा उस अनुसार वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेंगे जो उनके बिहाफ में काम करेगा, क्लियर, ओके। उसके बाद एजुकेशन एंड कल्चरल रिलेशन विद फॉरेन कंट्री, ये एंट्री 13 में आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सबके साथ हम कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिसको मैं आपको क्या क्या मिलने वाला है पीडीएफ में वो आप देख सकते हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, किस साल आया था? 1987 में आया था। एम टू इम्प्रूव द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द प्राइमरी स्कूल, ठीक है। बस कब आया था और उसका एम क्या था, इतना जानना है क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। एम टू इम्प्रूव द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल इन द प्राइमरी स्कूल। सेकंड, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, ये कब आया था? 1987 में। रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, इट क्रिएटेड ए रिसोर्स फॉर द कंटिन्यूअस अपग्रेडिंग ऑफ टीचर्स नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बाद आया था, ठीक है। उसका एक और चीज है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, 1991 में आया था। इट लेट डाउन लेवल्स ऑफ अचीवमेंट फॉर वेरियस स्टेज, कि किस स्टेज में आप कितना एटलीस्ट लर्निंग करना चाहिए, क्लास 10 में कितना पढ़ना चाहिए, एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग रहता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक नेशनल प्रोग्राम आया था 1995 में। इट प्रोवाइडेड कुक्ड मील एवरी चिल्ड्रेन, ओके, एवरी डे फॉर द क्लास 1 to 5 फॉर ऑल गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल, ठीक है। तो मंथली बेसिस पे ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक मिनिमम अटेंडेंस भी रहना चाहिए उसके लिए। उसके बाद एक डीपीईपी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1993 में आया था। इट एम्फसाइज्ड द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल एंड स्कूल इफेक्टिवनेस। क्यों आया था आप देख सकते हो, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब सेंट्रलाइज क्या आता है, सेंटर सबसे ज्यादा कंट्रोल करेगा, फिर स्टेट करेगा, तो बड़ा जो अथॉरिटी है वो करेंगे। डिसेंट्रली मतलब सबके पास पावर आ जाएगा, सेंटर मतलब लोकल लेवल से, ग्राउंड लेवल से सब कुछ पॉलिसी वगैरह बनेंगे और आगे जाके ऊपर से फिर इंप्लीमेंट होके आएंगे। पॉलिसी बन के जाएंगे नीचे से और ऊपर से वो लोग अप्रूव होके इंप्लीमेंट होके आएंगे, नीचे से ग्राउंड में ही इंप्लीमेंट होंगे। दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ठीक है। लोकल लोअर बॉडी के पास भी यहाँ पे अथॉरिटी होता है। उसके बाद मूवमेंट टू एजुकेट ऑल, ये 2000 में आया था। स्कूल चले हम, आपने सुना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम में, ठीक है। ये सुन लो, स्कूल चले हम आया था अभियान, मूवमेंट टू एजुकेट ऑल, एम टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बाय 2010 थ्रू माइक्रो प्लानिंग एंड स्कूल मैपिंग एक्सरसाइज, ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल गैप्स। उसके बाद फंडामेंटल राइट कौन सा है? आर्टिकल 21 क्लॉज ए, याद रखना आर्टिकल 21 क्लॉज ए है, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ होता है, ओके। तो आर्टिकल 21 क्लॉज ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लॉज ए याद रखना, 6 to 14 इयर्स के एज ग्रुप को बेसिक राइट मिला है अपना जो है एजुकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ एपेक्स बॉडी है, जो सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैंने बस कलेक्ट कर लिया यहाँ पे, उसको उसमें कुछ एलिमिनेट करके आपको दे सकता हूँ। फिर भी देख सकते हो, बार का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाता है? AICTE पूछा जाता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AIMA पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो ये आप रट्टा मारने वाला है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। आपका है ये CIET एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। CSD सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट, CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, ये इंपॉर्टेंट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है CIEFL, ठीक है। आप ये सब देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे कलेक्ट करके रखा हुआ है, एक बार आप इसको भी देख लेना, ठीक है। PDF में आपको दे दूंगा जितना जल्दी हो सके। इग्नू का फुल फॉर्म देख लेना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्लियर। आज रात तक ये मिल जाएगा आपको, ये वाला PDF थोड़ा अपडेट करके। GNV का फुल फॉर्म क्या है, KV का फुल फॉर्म क्या है, NVS का फुल फॉर्म क्या देखना है, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, NAAC ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। NCERT तो इंपॉर्टेंट है ही, NCTE भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NIOS भी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल लिटरेसी मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। NLM सेल्फ रिलायंट बनाना, सबको सेल्फ रिलायंट बनाना इन रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, ठीक है। मेक देम अवेयर ऑफ डेवलपमेंटल इशू अफेक्टिंग सोसाइटी, नेशनल लिटरेसी मिशन। न्यूपा इंपॉर्टेंट है,
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्लानिंग के लिए टॉप मोस्ट और एपेक्स बॉडी है, याद रखना। प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन एजुकेशनल पॉलिसी, इसके लिए टॉप मोस्ट बॉडी है, ठीक है। थ्रू रिसर्च, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड डिसेमिनेशन, इट इज 9 एकेडमिक एंड 1 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। एनवीएस का फुल फॉर्म नवोदय विद्यालय समिति। यहाँ पे देखो आंसर की में एक चीज शायद गलत हो गया है, वो हम मतलब रूरल टिक करने की जगह वो अर्बन टिक हो गया, वो थोड़ा चेंज कर लीजिएगा आंसर की, आपको अगर मिला है वहाँ पे। तो ये नवोदय विद्यालय रूरल के लिए होता है, ठीक है। नवोदय विद्यालय इज फॉर रूरल चाइल्ड। इसको अगर आंसर की में अर्बन कर दिया गया है गलती से, वो टिक हो गया है, तो इसको आप रूरल कर देना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूरल कर देना इसको, ठीक है, ओके। क्लास 6 से 12 तक यहाँ पे होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली अभी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ मिनिमम पैसा लिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप बोल सकते हो, कुछ मिनिमम पैसा अभी ले रहे हैं, सबसे नहीं लेते हैं, जिनका शायद एनुअल इनकम ज़्यादा होता है उनसे शायद कुछ पैसा लिया जाता है, जितना मैं सुना था। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम पढ़ रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ेंगे। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। तो इसके बाद इतना इंपॉर्टेंट है। और आपका हाँ, टीचर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, किसके नाम पे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे, जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर, ये मैंने आपको बताया था। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी इन लाइफ एंड रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ स्टेटस ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट लर्निंग वर्ल्ड वाइड। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, किसके नाम पे या फिर किसके बर्थडे के, ये भी याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि सबसे पहला फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनके नाम के अकॉर्डिंग इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चिल्ड्रंस डे, ये 14 नवंबर को पहला प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पे किया जाता है। इसके बाद यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे नवंबर 20 को किया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतने मैंने अभी तक कलेक्ट किया है, और कुछ कलेक्ट करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप अपना डाउट कुछ देर तक पूछ सकते हो। थोड़ा इरिटेटिंग साउंड हो रहा है, अपने घर के पास यहाँ पे काम चल रहा है, आप कुछ डाउट पूछ सकते हो अभी, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है कि which one is not the objective of special education? ओके, हाँ बोलो। तो सर उसमें ऑप्शंस है कि टू डेवलप द रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट इन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, फिर ऑप्शन बी टू डेवलप मोटिवेशनल पैटर्न इन द हैंडीकैप्ड दैट विल प्रोड्यूस अचीवमेंट, ऑप्शन सी टू परस्यू दोज करिकुलर मैटर्स दैट स्ट्रेटेजिकली डिटरमाइन इफेक्टिव लिविंग फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है। ऑल नॉट बोला है या क्या बोला? नॉट बोला है सर, नॉट बोला है ना। देखो ये मतलब ऑल ऑफ द अबव होता तो मैं तो ऑल ऑफ द अबव बोलता, क्योंकि आपको सब सही लग रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि स्पेशल उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव मैंने उसको क्वेश्चन में डाउट था, क्योंकि यहाँ पर सारे जितने भी ऑप्शन में वो सब ऑब्जेक्टिव है स्पेशल एजुकेशन का, मैंने देखा था। तो इसमें क्वेश्चन में नॉट बोला है, तो फिर भी आंसर की में ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है, वो शायद नॉट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। आप खुद देखो कि वहाँ पे मोटिवेशन भी हम देते हैं, उनको लाइफस्टाइल भी सिखाते हैं, और उनको कुछ काम भी सिखाते हैं, तीनों सही लग रहा है। तो आई थिंक नॉट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन वहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव तब होगा जब यहाँ पे नॉट नहीं होगा। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को देख लूंगा, ठीक है। आई विल डेफिनेटली गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस, स्पेशल एजुकेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है एक बार हम उसको देख लेंगे, ठीक है। और पूछो, एक बार हम देख लेंगे अगर वो ऑल ऑफ द, हाँ बोलो सर। Which one of the most fundamental of the guidance activities should be executed first? Options are determination of objectives, selection of learning activities, determination of learning process, selection of curriculum. सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन क्या बोला आपने, फर्स्ट ऑप्शन? सर डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, उसके बाद ये तो सही है, उसके बाद सेकंड क्या बोला? देन सर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। हाँ समझ गए। और उसके बाद होगा आपका डिटरमिनेशन। बोलो।
इसका आंसर होगा पहला वाला, डिटरमिनेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। हाँ, डिटर्मिनेशन लर्निंग एक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा सबसे पहला। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। एक प्रोसेस में बता देता हूँ कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे बेस्ड ऑन द सोसाइटी, डिमांड ऑफ सोसाइटी। हम कुछ ऑब्जेक्टिव पहले डिटरमाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के बाद, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के बाद उन सबको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उनको हम एक करिकुलम बनाएंगे, उस ऑब्जेक्टिव को लेके करिकुलम बनाएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ करिकुलम जो है बाद में आता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है पहले आते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव लेने के बाद कि बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, क्या बनने के लिए पढ़ाएंगे, वो सबसे पहले लिया जाता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाता है। और हर 5 साल में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आना चाहिए बेस्ड ऑन द सोसाइटी, डिमांड ऑफ द सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस टीचिंग मेथोडोलॉजी और टीचिंग थिंग जो भी होता है, उसका ऑब्जेक्टिव लेके हर 5 साल में एनसीएफ आना चाहिए। लेकिन अभी नहीं आ रहा है बहुत दिन से। एनईपी 2020 के बाद शायद कुछ नया एनसीएफ फिर से लाया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले चूज किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। और आपका सर लेकिन आंसर में दिया, आंसर में सर आंसर में डी रहेगा, सिलेक्शन ऑफ करिकुलम दिया गया है, ठीक है। हम इसको यस सर, इसको एक बार हम देखेंगे कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद आपका जो है करिकुलम को डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। क्लियर? शायद किसी ने ये चीज़ पूछा था मुझे। तो ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले किया जाता है, ओके। और हाँ ठीक, और आप कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके मैं आपको दे दूंगा। और इसका जो कल का जो मतलब टेस्ट सीरीज का जो वीडियो, टेस्ट का जो वीडियो था, वो भी मैं आपको दे दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है। सर इंस्ट्रक्शनल टेस्ट क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल टेस्ट, इंस्ट्रक्शन बेस्ड टेस्ट, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। क्लियर? इंस्ट्रक्शन बेस्ड एक्टिविटी, इंस्ट्रक्शन बेस्ड टेस्ट होता है, ओके। सो ठीक है, आप कैसे पढ़ते हैं? Sir, there is one question. यस, पूछो। A teacher commands prestige, authority, esteem, and respect. He should make use of it through suggestion. He should not try to command respect through first, tact, second, experience, third, scholarship, fourth, punishing and creating revolting situation. पनिश नहीं करना होता है, ठीक है। तो पनिशिंग नहीं करना है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि शुड नॉट बोला है, ठीक है। तो पनिशिंग जो है वो हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका, ठीक है। वो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो ओके yes, if you are telling anything you can say, and so you can leave now, we will again meet, okay। आपको जितने चीज़ है वो मिल जाएंगे। एज ए टीचर एक और क्वेश्चन आया है, एज ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग यू एग्री टू? पनिशमेंट इज इम्पोर्टेंट टू, रिवार्ड इज मोर इफेक्टिव। हाँ, रिवार्ड इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट, ठीक है। और 3 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रिवार्ड जो है अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो ज़्यादा मोटिवेशन लाता है बच्चों के अंदर, ठीक है। क्लियर? सर फोर्थ नहीं हो सकता? फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने बोला था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कि पर्सनल टच रखने से बच्चे डिसिप्लिन रहेंगे, ऐसा मतलब है, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब इसमें कुछ भी एक्सेप्शन भी हो सकता है, लेकिन जो रिवार्ड इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट जो स्टेटमेंट है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि रिवार्ड दोगे तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है। क्लियर? और ये सबसे आसान होता है रिवार्ड देना टीचर के लिए, बस वेल डन ये बोलने में क्या टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो 3 जो है सबसे आंसर होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें से देखना है कौन सा सबसे ज़्यादा सुइटेबल ऑप्शन है। दैट्स वाई आपका 3 यहाँ पे सबसे सुइटेबल होगा, ठीक है। रिवार्ड इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट, ये हमने पढ़ा भी है और ये यूज किया जाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है। जो हम देखा था ना स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, वो आपको पढ़ाया भी जाएगा। जब बीएड करोगे वहाँ पे पढ़ाया जाएगा स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कुछ बेसिक स्किल के अंदर वो आता है एक, ठीक है। तो हाँ, ये डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, कुछ बोल दूंगा और वो कुछ और हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो।
Which one of the following tasks can be better learned by student by doing it with their hands than by reading and comprehending it? फर्स्ट ऑप्शन में है इंस्टॉलिंग एन इलेक्ट्रिक बेल इन ए हाउस, इंस्टॉलिंग एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इन ए हाउस, ग्रोइंग प्लांट्स बाय प्लांटिंग द सीड्स, ऑल ऑफ दीज। हाँ, सारे हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट हैं, ऑल ऑफ द आर द हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। ओके, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट मैंने ये टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है। जो भी आप खुद मतलब मैं बता दूंगा कि आपको फ्यूज इस तरह से लगाना है, उससे बेहतर है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्यूज इस तरह से लगाना होता है या फिर आपको इस तरह से प्लांट करना होता है। मैं बस बोल दूंगा कि जाके बीज डालो, मिट्टी डालो, प्लांट हो गया। उससे बेहतर है मैं आपको दिखाऊंगा करके, या फिर बच्चे खुद से करके जानेंगे। तो ऑल द थ्री आर व्हाट योर हैंड्स ऑन एक्टिविटी, मतलब हाथ का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। मतलब ऐसे कि डायरेक्टली करते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी, मतलब डायरेक्टली हम करते हैं उसको, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे, वी विल अगेन मीट। हाँ, मैं अगर कोई एक्स्ट्रा मान लो कुछ एक्स्ट्रा क्लास लाना पड़ता है तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू या फिर ऐसे कुछ डिस्कशन के थ्रू मैं आपके पास प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ता है कि रिकॉर्डेड जो लाइव क्लास का, तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी आपका जो जैसे क्लासेस उस तरह से चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव नाउ। Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir.